गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा आपके घर, हम सब के घर रिद्धि सिद्धि खुशहाली लाएं और हैप्पी गणेश चतुर्थी। यहाँ पर हम गणपति पूजा के अवसर पर 25 सितंबर की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में महा मेगा ऑफर लाए हैं, जहां गणपति बप्पा के आशीर्वाद से आप सब जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वहां पर हम आपको सिखाएंगे, जिससे आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कर पाएंगे। वहां पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, ट्रेडिंग जनरल, हैंड होल्डिंग, रिवीजन क्लास, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, BTST, ऐसी अनगिनत चीजें। कोई भी बेसिक से एडवांस तक सीख सकता है क्योंकि हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत मजबूत है। तो ये मेगा ऑफर जाने ना दे। 9708094321 पे कॉल करें। लिमिटेड सीट अवेलेबल है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठते हैं ना, वो चीज हमेशा हमें डिसअपॉइंट करती है। और अभी एक प्राइवेट बैंक के साथ बिल्कुल ऐसा हुआ है, क्योंकि पहले तो ऐसे ही वो नंबर 1 बैंक था, उसके बाद उसका मर्जर हो गया, तो मर्जर होने से उम्मीदें और भी बढ़ गई। लेकिन वहाँ पर उस स्टॉक को परफॉर्म करना चाहिए था, बट वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, इन्वेस्टर को रुला रहा है। किस शेयर की बात कर रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा। तो आज हम जानने वाले हैं कि कल आपको पता है कि वो शेयर 4% गिरा था, ऑलरेडी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आखिर कल ऐसा क्या हुआ जो वो गिरा। दूसरा, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में क्या ये शेयर अच्छा है या खराब है। एक जो देसी एनालिसिस मैंने निकाली है, देसी एनालिसिस मैंने कैसे निकाली है वो भी बता दूं। मैं बैंक जाकर पता किया हूं इसकी कहानी। तो वो कुछ एक सबसे यूनिक आज की वीडियो की लर्निंग होने वाली है, जो वीडियो के लास्ट में बैंक जाके मैं क्या पता किया हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जिससे आप सिर्फ इस बैंक के बारे में नहीं, जब किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे एक बिग इन्वेस्टर चीज़ों के बारे में पता करता है, वो सब आपको पता चलेगा। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिग गुड न्यूज़ है, अब टेलीग्राम से मिल रही है मुक्ति। व्हाट्सअप सब यूज़ करते हैं तो व्हाट्सअप का चैनल आ चुका है, जहां पर हमने अपडेट भी शुरू कर दिया है। अराउंड 3,500 लोग जुड़ भी चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए सारी अपडेट के लिए। अब मुझे भी बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि टेलीग्राम यूज़ करना बड़ा मुश्किल होता था और अब ये बहुत आसान हो गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन है। तो हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक की, इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक। 1994 में ये पहला बैंक था जिसे RBI ने प्राइवेट बैंक सेटअप करने का अप्रूवल दिया। HDFC बैंक का रेवेन्यू पिछले 10 साल में 17% कंपाउंडिंग रेट से, प्रॉफिट बढ़ा है 21% कंपाउंडिंग रेट से। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा होने के बाद भी शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, और गिर रहा है अलग। अब इतना कुछ अच्छा आपने देखा कि कंपाउंडिंग रेट से ग्रो कर रहा है, तब भी अच्छा नहीं है। तो वीडियो का 3 हिस्सा है, तीनों हिस्सों को अलग अलग देखेंगे और तब समरी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आज हम HDFC बैंक के फाइनेंशियल फंडामेंटल को नहीं देखने वाले हैं, डायरेक्टली समझने वाले हैं फॉल की वजह, क्योंकि इसी से आपका सवाल क्लियर होगा। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं कि 18 सितंबर 2023 को HDFC बैंक ने अपना अर्निंग कॉल प्रेजेंट किया, जिसमें बैंकिंग स्टॉक के कुछ की पैरामीटर डिस्टर्ब दिखाई दिए, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टूट गया और शेयर प्राइस भी टूट गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि HDFC बैंक के अर्निंग कॉल में क्या था, और इसके साथ देखेंगे HDFC बैंक और HDFC बैंक के मर्जर का क्या पोजीशन है, वो है हमारा पार्ट 2। तो HDFC बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2.9% था और अब 2.7% पोस्ट किया गया है, और आने वाले टाइम में 2% तक जा सकता है। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन उस डिफरेंस को बोला जाता है जो बैंक अर्न करती है लोन डिस्ट्रीब्यूट करके, और फिर उसी फंड से डिपॉजिटर को पे किया हुआ इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आता है उसका टोटल इन्वेस्टेड एसेट से डिवाइड करने के बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन बनता है। एग्जांपल से बता देता हूँ कि HDFC बैंक 100 रुपये का टोटल लोन दिया, तो यहाँ टोटल एसेट हुआ 100 रुपीज़। इसमें 10% इंटरेस्ट अर्न किया, मतलब 10 रुपीज़ अर्न किया, 5% इंटरेस्ट डिपॉजिटर को दिया, यहाँ डिफरेंस बचा 5। अब इसको डिवाइड कर देना है टोटल एसेट 100 से, तो यहाँ नेट इंटरेस्ट मार्जिन हुआ 5 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 5%। तो यही 5% अर्न कर रही है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ना हर बैंक या NBFC के लिए क्या है, बहुत अच्छा है। और HDFC बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, घटा है। तो ये था पहला रेड फ्लैग। अब इतना लोन देने के बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी देखना जरूरी है। तो मार्च 2023 से जून 2023 तक इनका ग्रॉस NPA 1.1% से बढ़कर 1.2% हो गया, मतलब NPA बढ़ रहा है। मुझे पता है आप सोच रहे होगे कि इतना स्मॉल पॉइंट चेंज का क्या मतलब है, लेकिन भैया ये मार्केट लीडर हैं, इनके केस में स्मॉल भी भूकंप के बराबर है।
और यहाँ एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये वैसा एसेट होता है जो ईएमआई पे नहीं करता, मतलब डिफॉल्टर हो जाता है। और किसी भी बैंक के लिए एनपीए जितना कम होगा उतना स्ट्रांग होगा। और फिलहाल एचडीएफसी बैंक का एनपीए बढ़ा हुआ दिख रहा है, जबकि हमेशा क्या बात आती है कि एचडीएफसी बैंक एक ऐसा इकलौता बैंक है जिसका एनपीए हमेशा कम रहता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आरओए मतलब रिटर्न ऑन एसेट, ये हमें बताता है कि बैंक अपने टोटल एसेट पे कितना % रिटर्न बनाता है। तो एचडीएफसी बैंक का आरओए लगातार घट रहा है। लास्ट ईयर 1.9% था, अभी 1.8% है। तो यानी क्या हुआ, बैंक का प्रॉफिट क्या है, कम होता हुआ दिख रहा है। तो ये थे 3 फंडामेंटल रीजन जिसकी वजह से आपने एचडीएफसी बैंक में गिरावट देखी कल। अब समझते हैं एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर के बाद क्या चेंज हुआ है। और इन्हीं 3 पैरामीटर पर देखें तो मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक का एनुअल एनआईएम 3.9% से 4% का है, और एनुअल बेसिस पर एचडीएफसी बैंक का खुद का एनआईएम 4.3% है। मतलब मर्जर के बाद क्या हुआ, नेट इंटरेस्ट कम हुआ। इसके बाद एनपीए एचडीएफसी बैंक का सेपरेट ग्रॉस एनपीए था 1.2%, मर्जर के बाद एनपीए बढ़ रहा है और अब कितना हो गया 1.4%। मतलब मर्जर के बाद एनपीए बढ़ा है। अब थर्ड नंबर पे है आरओए। मर्जर से पहले एचडीएफसी बैंक का आरओए था 2.1%, मर्जर के बाद क्या हो गया 2%। यानी मर्जर से जहां उम्मीद अच्छी थी वो अच्छी की जगह बुरी हो रही है। तो ओवरऑल सिनारियो देखें तो मर्जर के बाद बैंकिंग का की मेजर मैट्रिक्स नेगेटिव। मतलब यहाँ पर एक पॉइंट तो हमें याद रखना चाहिए कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक का बैलेंस शीट क्या होगा, 30% से ग्रो होगा। मतलब ओवरऑल एचडीएफसी बैंक का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस सही दिख रहा है, मगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस वीक होने के कारण शेयर में प्रेशर बना हुआ है और मर्जर के बाद भी डेटा सही नहीं दिख रहा है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जब मर्जर के बाद चीज़ें सही नहीं दिख रही है तो फिर ये मर्जर क्यों हुआ। करेक्ट है, तो इस मर्जर के पीछे कुछ बेसिक रीजन है। जैसे सबसे पहले तो इस मर्जर के बाद बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग एचडीएफसी बैंक देश का सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन गया है। फर्स्ट पे है एसबीआई, सेकंड पे एचडीएफसी बैंक और थर्ड पे आईसीआईसी बैंक। इसके बाद सेकंड रीजन है क्लाइंट एक्विजिशन। होम लोन के ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधरन जगदीशन 2022 में बताए थे कि एचडीएफसी बैंक के सिर्फ 2% क्लाइंट एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेते हैं और 5% अदर इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। इसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड के 70% कस्टमर का बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है ही नहीं। मतलब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के पास क्लाइंट है मगर उनका यही सही यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक के पास अपॉर्चुनिटी होगी अपने सभी प्रोडक्ट जैसे इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को क्रॉस सेलिंग करने का। अब ये जो मैंने कहा ना देसी चीज़ मैंने पता की है बैंक जाके, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, बट आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये 2 मेन वजह एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर की कि क्रॉस सेलिंग हो पाए। इसके अलावा इस मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक का अनसिक्योर्ड लोन का बर्डन भी कम होगा क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड के पास होम लोन का पोर्टफोलियो है और होम लोन सिक्योर्ड लोन होता है। तो ये 3 वजह मर्जर की। तो उम्मीद है कि यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का, अभी क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। करेक्ट है ना, बाय सेल होल्ड। तो यहाँ पर पहले एक वैल्यूएशन के मैट्रिक्स को जल्दी से देख लेते हैं और फिर मैं वो अपनी वाली बात करता हूँ। वैल्यूएशन रेशियो देखें तो करंट पी है 17.9 बैंक का, इंडस्ट्री पी है 13.58, मतलब पी के बेसिस पर ओवर प्राइस है। पीजी रेशियो है 0.90, मतलब पीजी रेशियो के मुताबिक अंडर प्राइस है। तो ये ओवरऑल एक महंगा एक सस्ते के बीच में एचडीएफसी बैंक जूझ रहा है वैल्यूएशन के मैट्रिक्स पर। यानी अगर हम कहें तो वैल्यूएशन के मैट्रिक्स पर एक बता रहा है थोड़ा महंगा और एक बता रहा है सस्ता, यानी मोटा मोटा कहीं ना कहीं आजू बाजू में खड़ा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस देसी एनालिसिस की जो मैंने एचडीएफसी बैंक के साथ करी। अभी वो समझने के बाद हम एक समरी निकालेंगे और तब समरी में बात करेंगे एज ए इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए, एज अ ट्रेडिंग क्या करना चाहिए। तो दिल से थैंक यू YouTube मेंबरशिप की लर्निंग आप सबको बहुत बेहतरीन लग रही है, बहुत प्यार दे रहे हैं आप, दिल से शुक्रिया। मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि YouTube मेंबरशिप में जिस तरीके से चार्ट देखने का नज़रिया, स्टॉक देखने का नज़रिया, स्टॉक एनालिसिस का तरीका हम आपके साथ पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे और भी बेहतर करते रहेंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर लीजिए। वो देसी एनालिसिस ये है मेरे भाई कि अभी आपने खुद सुना कि बैंक क्या चाहती है कि एचडीएफसी के क्लाइंट को यूज़ किया जा सके, उनको क्रॉस सेल किया जा सके और उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, मोटा मोटा देसी भाषा में बात करते हैं तो। और जब हम एचडीएफसी बैंक के पास गए मिलने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, एज अ क्लाइंट मैं एचडीएफसी बैंक की यूज़र भी हूँ, तो
वहां पर जो मुझे पता चला कि अभी तक HDFC बैंक के मैनेजर के पास पावर ही नहीं आई है HDFC की, जबकि मर्जर को हुए इतने महीने हो गए। अभी तक, जैसे अगर आप समझो, एक एग्जांपल दे देता हूं कि कोई आपकी पेनाल्टी है बैंक के, और अगर आपके बैंक के साथ रिलेशन है तो बैंक के मैनेजर के पास इतना पावर होता है कि वो किसी न किसी तरीके से आपके फी को माफ करा देता है। करेक्ट। अब HDFC बैंक कैसे क्रॉस सेल कर पाएगा? कुछ तो लालच देगा अपने क्लाइंट को। क्लाइंट को लालच देने के लिए उसके पास पावर होना जरूरी है। तो HDFC का जो मर्जर हुआ है उससे जो पावर आना चाहिए HDFC बैंक के मैनेजर के पास या वहां के अधिकारियों के पास, वो अभी तक आया ही नहीं है। अभी तक दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन प्रॉपर से बना ही नहीं है। वो एक मिसिंग गैप लगता है एज अ क्लाइंट व्यू पे मैं बता रहा हूँ, जो एज अ क्लाइंट के तौर पे मैं वहाँ पे गया, मैंने पता करने की कोशिश की कि होम लोन के तौर पे क्या है, या मुझे होम लोन के तौर पे मैं HDFC बैंक का एक अच्छा कस्टमर हूँ तो मुझे वहाँ से क्या हेल्प मिल सकती है। तो ये अभी बहुत बड़ा गैप है, और वहाँ पर खुद बैंक के मैनेजर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सर अभी हमारे पास चीज़ें पूरी अधिकार के तौर पर आई नहीं हैं, अभी ये इंटरनली चल रहा है, लोगों को हायर और फायर की कहानियों के बीच में लगा हुआ है। तो ये जब तक हमारे पास नहीं आएगा हम क्रॉस सेल कर कैसे सकते हैं? हम क्लाइंट को घुमा फिरा के लालच कैसे दे सकते हैं? हम क्लाइंट के साथ क्या कर सकते हैं? उल्टे हमारे पास अभी लोगों को ये लगता है कि हमारे पास पावर आ गई है, तो जिन जिन का HDFC बैंक में पेनाल्टी है ना, वो हमारे पास जरूर आ रहे हैं कि हमारे इसको माफ करा के दीजिए, हमारे इसको माफ करा के दीजिए, और हमारे रिलेशन खराब हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो पावर ही नहीं है जो हम उनको खुश करके उनकी किसी चीज को माफ करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बेच दें, और बैंक का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा और बैंक के अधिकारी भी खुश हो जाएंगे। तो ये जो एक सबसे बड़ा गैप है, जिसके कारण ये जो होता है ना, इन्वेस्टर या मार्केट सेंटिमेंट्स, ये अंदर की चीजों को इस तरीके से एनालिसिस करते हैं, और जब इस तरीके से एनालिसिस करते हैं ना मेरे भाई, तब वो बनता है एक रियल शेयर। तो वहां पर ये चीज मार्केट में जो दिग्गज प्लेयर है उन सबको पता है। तो ये गैप होने के कारण अभी HDFC बैंक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बट सवाल क्या है? ये गैप हमेशा रहेगा? आंसर है बिग नो। ये गैप हमेशा बिल्कुल नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक टाइम फ्रेम है, क्योंकि वो लोग भी कह रहे हैं कि सर ये जो टाइम लग रहा है बस टाइम लग रहा है, लेकिन महीने 2 महीने के अंदर ये सारी लगाम हमारे अंदर आ जानी चाहिए। दैट मीन्स अगर हम महीना 2 महीना भी पकड़ लें तो ये साल एंड पकड़ ले। तो यानी अगर आप खुद के बॉस हैं, खुद के मालिक हैं, अगर आपको एक अच्छी एनालिसिस आती है या आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, तो वहाँ पर आप इस शेयर के बारे में ज़रूर एडवाइस लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, सोच अच्छा है, सारी प्लानिंग अच्छी है। तो उस कंडीशन में एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप करो, जस्ट मैं चीज़ों को जो देख पा रहा हूँ वहाँ पर आपको कोई टिप्स नहीं, कोई एडवाइस नहीं, जस्ट एक पॉइंट शेयर करने की हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि ये कंपनी जिस तरीके से है, मैनेजमेंट जिस तरीके से है, शेयर की वैल्यूएशन जिस तरीके से, और 2 से 3 महीने में जो कहानी बनेगी वो जिस तरीके से, वहाँ पर SIP मोड एक सही मोड काउंट होता है इस तरह की कंपनियों में। जब इस तरह की कहानी होती है तो वो SIP मोड हमें एक बेहतरीन चीज़ देता है। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर हमारी एडवाइस नहीं है, हम चीज़ बता रहे हैं, आप किसी एक्सपर्ट से, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। और जब हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आप खरीद के पैसे कमा सकते हैं, गिर रहा है तो बेच के पैसे कमा सकते हैं। और ये जितना सिनारियो आप देखें वो 110% एक शॉर्ट टर्म सिनारियो है, लॉन्ग टर्म सिनारियो बिल्कुल नहीं है। अच्छी से अच्छी कंपनी में इस तरह का एक टाइम फ्रेम आता है, और उस टाइम फ्रेम से वो पलटता है, और उस समय आप लोग फिर पछताते रहते हैं ये क्या हो गया। तो ये आपको विचार करना है। कैसी लगी ये देसी एनालिसिस कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम आ चुके हैं आपकी अपनी वेबसाइट finovings.com पर, जो अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंग्लिश, और जब हम इसको क्लिक करते हैं हिंदी पर तो ये हो जाती है हिंदी में। यानी हिंदी वाले यूजर और इंग्लिश वाले यूजर दोनों के लिए अब यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। यानी IPO की न्यूज, पर्सनल फाइनेंस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सब कुछ आप देख रहे हो आपके सामने है। तो आप यहाँ पर आएं, विजिट करें, पढ़ें, लोगों के साथ शेयर करें। आपको बहुत बिग लर्निंग मिलने वाली है। बहुत मेहनत से धीरे धीरे इसके अंदर कंटेंट भरते जा रहे हैं कि वो कंटेंट आपको बहुत बेहतर कर सके। बट हमें आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए होगा इसको बेहतर बनाने में। जहां पर जब आप कोई भी ब्लॉग पढ़ते हैं तो नीचे में कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। हमारी टीम दिन रात लगी हुई है इसको और भी बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू।